यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का फिफ्थ लेक्चर। ठीक है, अभी तक हमने जीओसी को 4 लेक्चर देख लिए हैं। अब हम जीओसी का फिफ्थ लेक्चर देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम कैसे जज करते हैं। उसके बाद में हमें देखना है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम कैसे जज करते हैं। उसके बाद हमें देखना है रेट ऑफ डिहेलोजिनेशन कि जब हेलोजन रिमूव होता है तो उस टाइम पर हम रेट को कैसे देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है ब्रेकिंग ऑफ ईथर किस तरीके से होती है कॉन्जुगेशन का यूज करते हो। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इसके बाद हम देखेंगे हीट ऑफ कंबशन और लास्ट में हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो इसी पर होने वाला है, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पर। इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस में हम ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ में। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ में हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास में उतना ही ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी कार्बोकैटायन के ऊपर, और उतना ही ज्यादा हमारा कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में सिस्टम के अंदर कार्बोकैटायन के लिए प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो आप कैसे देखेंगे, वहां पर देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां पर सबसे ज्यादा है वहां पर उस वाले सिस्टम को आप क्या कहोगे, वो वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, के बाद बात करें, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, CH3 CH2 पॉजिटिव। इसके बाद है हमारे पास में CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और एक है हमारे पास में CH3CH, यहाँ पर एक और CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 पॉजिटिव। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर अराइज हो रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले इंडक्टिव के ऊपर कौन डोमिनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को आप सबसे पहले लगाएंगे। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया तो आपको पता है ये कार्बोकैटायन है, इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन अल्फा कार्बन हो जाएगी। यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन और ये वाली अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पर लगे हुए हाइड्रोजन को आप क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से बात करें तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास में क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का हमारे पास में ऑर्डर क्या बन के आया है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर बन के आया हमारे पास में, सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड वाले में और फिर थर्ड वाले में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद में सेकंड, और उसके बाद में कौन हो जाएगा हमारे पास थर्ड। ठीक है, अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, मान लीजिए इस तरीके का हमारे पास में कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर है एक और कार्बोकैटायन है हमारे पास में इस तरीके का CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास में लगा है इथाइल, और यहाँ पर थर्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास में कुछ इस तरीके से CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा हुआ है, CH3 इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कार्बोकैटायन जो है वहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, हाइपोकॉन्जुगेशन यहाँ पर भी हो रहा है। हाइपोकॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। यहाँ पैरा पोजीशन के ऊपर कुछ अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करें तो यहाँ कितना प्रेजेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इन अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम देखें हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी,
तो हमारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा कहाँ पर है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में। सबसे ज्यादा हमारे पास में स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की, फिर सेकंड वाले मॉलिक्यूल की, फिर किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले मॉलिक्यूल की। ये था हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखना हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम बात करें इसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन की, तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास में क्या है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बेसिकली होता क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस तरीके से होता है, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई जनरल अल्कोहल है, यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई भी एसिड डाल दिया, मान लीजिए मैंने H2SO4 एसिड डाल दिया, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, इस H प्लस की तरफ, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी OH2 पॉजिटिव। और हमें पता है कि OH2 पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप है। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर निकल जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अगर बात करें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास में कार्बोकैटायन बन रहा है। जो हमारे पास में रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। जितना ज्यादा ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही जल्दी ये कार्बोकैटायन बनेगा। जितना जल्दी ये कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेट है हमारे पास में, रेट कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पर K1 है, तो ये रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो अगर हम बात करें तो जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो रेट हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है तो हमारे पास में हम स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायन की। अगर हमने स्टेबिलिटी देखी कार्बोकैटायन की, तो हमने अभी पिछले वाले एप्लीकेशन के अंदर देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे जज करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन के पास में प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास में कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन हमारे पास में स्टेबल होगा रेट उतनी ही क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की ज्यादा। मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, पहला मॉलिक्यूल है आपके पास में, मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल है आपके पास में इस तरीके से, सॉरी रुकिए, मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। पहला मॉलिक्यूल है आपके पास में CH3OH, दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास में CH3CH2OH, तीसरा मॉलिक्यूल है आपके पास में CH3C CH3CH और OH। कुछ इस तरीके से आपके पास में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर बात करें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की, कि सबसे पहले डिहाइड्रेशन कौन से वाले मॉलिक्यूल का होगा, तो आप क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है। अगर हमने यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया है तो ये किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, OH2 पॉजिटिव, इस तरीके से। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH पॉजिटिव। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये OH2 पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से रिलीज, ये वाला OH2 पॉजिटिव रिलीज होगा, ये वाला OH2 पॉजिटिव रिलीज होगा। कार्बोकैटायन यहाँ पर किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा बेसिकली, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा CH3 पॉजिटिव, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा बेसिकली CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगी, यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई भी अल्फा पोजीशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें तो यही अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये अल्फा पोजीशन है यहाँ पर, और ये भी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमारे पास में क्या ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का हमारे पास में ऑर्डर आ गया बेसिकली, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल, थर्ड आ गया सबसे आगे, उसके बाद सेकंड और उसके बाद में कौन आ गया, फर्स्ट। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ये ऑर्डर है तो हमारे पास में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का क्या ऑर्डर हो जाएगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा मान लीजिए यहाँ पर K1 ले लिया मैंने रेट कांस्टेंट, यहाँ पर K2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, K3। तो रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, K3 का रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा, और K2, और फिर क्या हो जाएगा, K1। ठीक है, ये था हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी, ये था हमारे पास में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम किस तरीके से जज करते हैं ये। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, CH3, या फिर हम मान लीजिए इस तरीके से एग्जांपल ले लें, OH, ये OH, यहाँ पर OH। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा कि K1, K2 और K3 किसका सबसे ज्यादा है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया रेट K1, यहाँ पर ले लिया रेट कांस्टेंट K2, यहाँ पर ले लिया मैंने रेट कांस्टेंट K3। अगर पहले वाले मॉलिक्यूल की हम बात करें तो पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन यहाँ से OH में पॉजिटिव रिलीज होगा, OH2 पॉजिटिव अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है तो हमारे पास में कार्बोकेटाइन किस तरीके से बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना चाहा तो वहां पर हमें पता चला यहाँ पर कितने, ये वाली अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर बात करें तो ये कार्बोकेटाइन, ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑलरेडी 3 कार्बन की वैलेंसीज पूरी हो चुकी है, तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमारे पास में क्या आ गया, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो गया, सेकंड वाला कार्बोकेटाइन, फिर फर्स्ट वाला और फिर थर्ड वाला। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, K2 का रेट कांस्टेंट, उसके बाद में कौन हो जाएगा, K1 का रेट कांस्टेंट, उसके बाद में कौन हो जाएगा, K3 का रेट कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर फाइंड आउट कर लेकर आना है। तो यहाँ तक का हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा अभी हमने, और फिर हमने क्या देखा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, अब हम देखेंगे एक और रेट कंपेयर करना, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा रेट ऑफ डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन क्या होता है हमारे पास में, डिहेलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, हेलोजन का रिमूवल। ठीक है, तो अगर डिहेलोजिनेशन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में RCl एक हेलोजन है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप पर कोई हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली हमने एक हेलोजन एक्सट्रैक्टर डाला मान लीजिए, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, R प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा और Cl माइनस क्या हो जाएगा हमारा बाहर। जब इस तरीके की स्पीशीज होगी तो ये कैसी स्पीशीज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो कौन लेकर चला जाएगा, क्लोरीन लेकर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी हमारे पास में, कार्बोकेटाइन की। तो बेसिकली अगर हम रेट ऑफ डिहेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ डिहेलोजिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को हम कैसे देखते हैं, फिर से वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एक हेलोजन हमारे पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, एक इस तरीके से प्रेजेंट है, और मान लीजिए एक इस तरीके से हमारे पास में हेलोजन प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस इस तरीके से बाहर हो जाएगा, अगर Cl माइनस बाहर होता है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ से Cl माइनस बाहर होगा तो कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर होगा तो हमारे पास में कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये अल्फा पोजीशन, यहाँ पर कितने कार्बन की 2 वैलेंसीज कंप्लीट है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
यहाँ पर अगर बात करें तो ये पोजीशन भी अल्फा है, ये पोजीशन भी अल्फा है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये वाली भी अल्फा पोजीशन, यहाँ पर भी ये फर्स्ट पोजीशन है अल्फा, और ये भी फर्स्ट पोजीशन है, ये भी क्या हो गई, अल्फा। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। टोटल कितने हो गए, 3 3 और 3 6 और 2 8। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी हमारे पास में, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकंड वाला, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ डी हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें, तो डी हेलोजिनेशन के अंदर, रेट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हमारे पास में रेट कांस्टेंट किसका होगा, K3 का, फिर किसका होगा, K2 का, और फिर किसका होगा, K1। इस तरीके से आपको रेट ऑफ डी हेलोजिनेशन को फाइंड आउट करके लेकर आना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू, ठीक है। तो बात करें अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की, फोर्थ एप्लीकेशन की, फोर्थ एप्लीकेशन क्या था हमारे पास में, ब्रेकिंग ऑफ ईथर। अगर ब्रेकिंग ऑफ ईथर की बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के ईथर होते हैं, एक होता है हमारे पास में सिमेट्रिकल ईथर। अगर सिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो सिमेट्रिकल ईथर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके का कोई ईथर हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में एक CH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी क्या है, सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CH3। यहाँ पर आप ब्रेकिंग ऑफ ईथर में अगर बात करें तो आप किसी भी तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो आपके पास में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3O माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन। आप अगर यहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे तो भी सेम स्पेशीज आपको मिलेगी, यहाँ से CH3 पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3O माइनस। तो सिमेट्रिकल ईथर में आप कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब अब बात आती है अनसिमेट्रिकल ईथर की, अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको देखना होता है कि आपके पास में जो कार्बोकैटायनिक स्पीशीज बन रही है वो ज्यादा स्टेबल बननी चाहिए, वहां से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे जहां पर आपको कार्बोकैटायनिक स्पीशीज क्या मिल रही है, ज्यादा स्टेबल, ठीक। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से ईथर प्रेजेंट है, एक जगह पे इथाइल लगा हुआ है और दूसरे पे क्या लिखा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक तो यहाँ पर ए वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक क्या हो सकता है, बी बॉन्ड ब्रेक। मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ए बॉन्ड को ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। अगर मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो हमारे पास में कार्बोकैटायन क्या बनेगा, इस तरीके से CH2 पॉजिटिव और CH3O माइनस, ठीक है। अगर हम बी वाले बॉन्ड की बात करें, बी वाले बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो हमारे पास में कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, और हमारे पास में यहाँ पर दूसरी स्पीशीज क्या बनेगी, CH3 CH2O माइनस, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। जो वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब मान लीजिए ये दो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, इन दोनों कार्बोकैटायन के अंदर आपने देखा कि इन दोनों कार्बोकैटायन के अंदर ये वाला कार्बोकैटायन है, ये पोजीशन है अल्फा पोजीशन। अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कोई भी अल्फा पोजीशन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन किससे स्टेबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है, बल्कि ये वाले हाइड्रोजन में 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो गया, ये। इसका मतलब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ए वाली पोजीशन से ब्रेक होगा, बी वाली पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल ईथर के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग को देखना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का कोई एग्जांपल प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर भी अब दो पोजीशन है हमारे पास में, एक ये ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। मान लीजिए मैंने ए से बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और ऑक्सीजन क्या लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में सिनेरियो क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और क्या बनेगी दूसरी स्पीशीज, CH2 CH3 और ऑक्सीजन माइनस। अगर बात करें हम बी बॉन्ड की ब्रेकिंग की, अगर यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन, और हमारे पास में क्या स्पीशीज बनेगी, CH3 CH3 ऑक्सीजन माइनस प्लस CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में कार्बोकैटायन। अब हमें देखना है इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो ये वाला हमारा कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर ये वाली फर्स्ट पोजीशन अल्फा, ये फर्स्ट पोजीशन अल्फा। यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगी, हमारी अल्फा पोजीशन। यहाँ पे दो अल्फा पोजीशन है, दोनों पर ही कितने कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टोटल यहाँ पर हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन।
यहाँ बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन। फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ए वाली पोजीशन से ब्रेक होगा, बी वाली पोजीशन से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि बॉन्ड ईथर के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग किस टाइप की होगी। ठीक है, अभी तक आपने 4 एप्लीकेशन देख ली है। पहली एप्लीकेशन आपके पास में क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो आपने देख लिया। उसके बाद में आपने देखा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद देखा आपने रेट ऑफ डी हेलोजिनेशन, ये भी आपने देख लिया। अब आपने चौथा भी देख लिया, ब्रेकिंग ऑफ टी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की जब हम बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर आपको क्या देखना है, बेसिकली फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर आपको क्या देखना है, आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ रूल्स को याद रखना है कि आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कैसे फाइंड आउट कर कर लेकर आना है। इसमें आता है हमारे पास में फर्स्ट स्टेप, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपको हमेशा देखना होता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी में हमेशा कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन के। ठीक है, अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन की हम बात करें, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है एक एल्कीन मॉलिक्यूल से दूसरे एल्कीन के साथ में, मतलब कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो वो वाली एल्कीन क्या हो जाएगी हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में इस तरीके से, तो दूसरा है हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली कॉन्जुगेशन हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे बेसिकली कुछ भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जहां पर इस तरीके की एल्कीन प्रेजेंट होती है, ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं हम क्या, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या हो जाएगी, हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आगे कौन आ जाएगा, पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो। ठीक, अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में सारी आइसोलेटेड एल्कीन आ जाती है या फिर सारी कैसी आ जाती है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, उस केस में आप क्या लगाओगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अंदर आपको देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करती है, आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपके पास में डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एल्कीन आपका स्टेबल होगा। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके के स्पीशीज है। ठीक है, तो इन दोनों एल्कीन में आप देख लीजिए, दोनों एल्कीन कैसी दिखाई दे रही है आपको, आइसोलेटेड एल्कीन दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब रूल नंबर 1 क्या हो जाता है आपका, फेल। जब रूल नंबर 1 आपका फेल हो जाता है, उस केस में आपको लगाना है रूल नंबर 2, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। ये एल्कीन वाला सिस्टम है, इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, अल्फा पोजीशन। ये वाला एल्कीन वाला सिस्टम है, इसकी जस्ट बगल वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन। अगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसके पास में क्या है हमारे पास में, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी आपके पास में क्या आ जाता है, सेम। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में सेम आ जाता है तो आपको तीसरे रूल पर चलना है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, बेसिकली जो हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल एल्कीन के। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है किसके कंपैरिजन में, सिमेट्रिकल एल्कीन के कंपैरिजन में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये एल्कीन प्रेजेंट है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में एक एल्कीन प्रेजेंट है और दूसरी एल्कीन हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बात करें अगर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ से अगर हमने यहाँ पर प्लेन पास किया तो हमारे पास में अलग अलग स्पीशीज मिलेगी, हमें सेम नहीं मिलेगा, सेम पोजिशन में बाइसेक्ट नहीं होगा ये मॉलिक्यूल। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने प्लेन पास किया तो यहाँ पर प्लेन पास करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है। इसका मतलब ये एल्कीन क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो यहाँ पर ये वाली कैसी है हमारे पास में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है।
और ये वाली एल्कीन कैसी है हमारे पास में, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक। अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक। मान लीजिए हमारे पास में फोर्थ है, अगर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में भी आपको ऐसा दिखाई दे कि एक कार्बन, आपने प्लेन पास करने के बाद में दोनों कार्बन पर सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है, सेम टाइप के ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, तो वहां पर आपके पास में रूल नंबर 3 भी फेल हो जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 आपको क्या कहता है, बेसिकली रूल नंबर 4 आपको कहता है कि हमेशा ट्रांस एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिस एल्कीन के, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CH3, CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है, CH3, CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, ट्रांस एल्कीन है, और ये वाली एल्कीन कैसी है, सिस एल्कीन है। जहाँ पर सेम टाइप से सेम ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, ऐसे एल्कीन को क्या कहते हैं हम, ट्रांस एल्कीन। जहां पर सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हो, वहां पर ऐसे एल्कीन को हम क्या कहते हैं, सिस एल्कीन, ठीक है। तो ट्रांस एल्कीन क्या हो जाएगी हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सिस एल्कीन के, ठीक है? तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को जज करना है। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन आपके पास में इस तरीके से दे रखी है, और चौथी एल्कीन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। चौथी एल्कीन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। अगर इन चारों एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको सबसे पहले क्या चलना है, नंबर वाइज चलना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 हमें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन के। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन कौन सी है, ये फर्स्ट वाली एल्कीन कैसी है हमारी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो और ये वाली कैसी है, आइसोलेटेड एल्कीन है, ये वाली भी कैसी, आइसोलेटेड, और ये वाली भी कैसी, आइसोलेटेड। इसका मतलब फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग हमारी पहला वाला जो एल्कीन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में कौन आ गया हमारे पास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तीनों आइसोलेटेड है, उसके बाद में सेकंड रूल पे मूव ऑन करोगे, सेकंड रूल हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रहा एल्कीन सिस्टम, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन, कितने हाइड्रोजन हो गए, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये वाली अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, कितने हैं, तीन, तीन और तीन, कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे आगे कौन आ गया फिर हमारे पास में, फर्स्ट तो सबसे आगे थाई, और इन तीनों में से सबसे आगे कौन आ गया हमारे पास, फोर्थ, और फिर कौन आ गया हमारे पास में, सेकंड, और फिर कौन आ गया हमारे पास में, थर्ड। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास में, ये, ठीक है। ये तो हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टेबल, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। किस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ये था आपके पास में उस चीज का ऑर्डर, ठीक है। यही चारों रूल आपको फॉलो करने हैं और नंबर वाइज फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 1, उसके बाद में लगाएंगे रूल नंबर 2, उसके बाद में रूल नंबर 3 और उसके बाद में रूल नंबर। तो बात करें अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की, सिक्स एप्लीकेशन है हमारे पास में, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली कंबशन क्या होता है हमारे पास में, जब भी कोई हमारे पास में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी कोई हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास में क्या रिलीज होता है, CO2 गैस और वाटर रिलीज होता है। और ये रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन के अंदर आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आपको देखना है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वही क्या होगा, उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास में आ जाता है सेम,
तो उस केस में हम क्या देखेंगे बेसिकली, उस केस में हम देखेंगे हीट ऑफ कंबशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारा हाइड्रोकार्बन स्टेबल होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा हमारा हीट ऑफ कंबशन। जितना ज्यादा हमारा हाइड्रोकार्बन स्टेबल है वो बर्न नहीं होना चाहेगा, तो इसीलिए हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो अब हमें सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, उसके बाद में देखोगे आप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का आपके पास में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इस तरीके से CH3 दूसरा है हमारे पास में CH3 CH2 CH2, तीसरा है हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इन तीनों में हमें हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर निकाल कर लेकर आना है तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 4। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ पे है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर, तो हीट ऑफ कंबशन भी सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, थर्ड का, फिर सेकंड का, और फिर किसका आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में सबसे पहले आपको क्या लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक रिंग आपके पास में ये प्रेजेंट है, दूसरी रिंग आपके पास में 5 मेंबर रिंग, तीसरी रिंग है आपके पास में 4 मेंबर की, और चौथी रिंग है आपके पास में 3 मेंबर की। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर भी आपके पास में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स है, और यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो स्टेब यहाँ पर हाइट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, बेसिकली फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, उसके बाद में आपको किस पे मूव ऑन करना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, उतना ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास में 4 मेंबर की एक रिंग है और एक क्या है, 3 मेंबर की रिंग है, तो स्ट्रेन किस मॉलिक्यूल में ज्यादा है, 3 मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेन क्या है, बहुत ज्यादा। 4 मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेन क्या है, 3 मेंबर की रिंग से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, लेस स्टेबल, और फोर मेंबर की रिंग वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये मोर स्टेबल। ठीक है, तो मोर स्टेबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ कंबशन के। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए आप क्या देखेंगे इसके अंदर, स्टेबिलिटी के अंदर स्ट्रेन के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एक 5 मेंबर की रिंग है आपके पास में, ठीक है, इसके बाद में एक 3 मेंबर की रिंग है आपके पास में, और एक है आपके पास में इस तरीके से नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम है। पहला रूल लगाएंगे जहां पर क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, का मतलब हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट का, उसके बाद में किसका हो जाएगा, सेकंड वाले मॉलिक्यूल का, थर्ड वाले मॉलिक्यूल का। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, जब दोनों में ही कार्बन एटम बराबर आ जाएंगे उसके बाद में आप देखेंगे स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रिंग कैसी है हमारी, स्ट्रेन रिंग। तो स्ट्रेन क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट में, और फिर कौन आ जाएगा, सेकेंड बीच में। ठीक, इस तरीके से आपको कंपेयर करना है इसके हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर को। ठीक है, ऊपर 7th एप्लीकेशन है हमारा कौन सी, हमें अब देखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हम बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजनेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एल्कीन प्रेजेंट है इस तरीके से, जब इसमें कभी भी हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ये एल्कीन प्रेजेंट है अनसैचुरेटेड,
अगर ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड के कॉस्ट पे अगर इसको हम देखें तो ये क्या था, हमारे पास में इस तरीके से प्रेजेंट था, और एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, ठीक है? इसी तरीके से था। तो यहाँ बात करें तो एक पाई बॉन्ड के पोस्ट पे हमें क्या मिले हैं, दो सिग्मा बॉन्ड नए बने। यहाँ पर क्या बने, दो सिग्मा बॉन्ड्स नए बने हैं। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड की पोस्ट पे हमें क्या मिल रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमारे पास में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास में, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड को बनने में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड टूटता है उस टाइम पर दो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसका मतलब डेल्टा एच यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन भी हमारे पास में ऑलवेज कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन के अंदर क्या क्या होगा, हमारे पास में एनर्जी रिलीज होगी। अगर बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे, जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, वहां पर आपके पास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा। सबसे पहला ऑर्डर क्या लगाओगे आप, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एनर्जी कितनी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास में ज्यादा। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा वो उस एल्कीन, जितना ज्यादा एल्कीन हमारा स्टेबल होगा वो एल्कीन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में नहीं जाना चाहेगा। अगर वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में नहीं जाना चाहेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास में कौन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। एक एल्कीन हमारे पास में ये है, दूसरी एल्कीन हमारे पास में ये है, तीसरी एल्कीन हमारे पास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। इन तीनों एल्कीन के अंदर सबसे पहले आपको क्या लगाना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, तीन पाई बॉन्ड है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, सात। इसका मतलब थर्ड वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, फिर सेकंड वाले की, और फिर क्या होंगे फर्स्ट वाले की। मान लीजिए आपके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या आ जाते हैं, सेम। उस केस में आप क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखा तो मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके की एल्कीन प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके की एल्कीन प्रेजेंट है। एक एल्कीन आपके पास में ये है, दूसरी एल्कीन आपके पास में क्या है, ये, और तीसरी एल्कीन आपके पास में क्या है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो तीनों ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दो पाई बॉन्ड्स है। इसका मतलब आप पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं निकाल सकते हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा, सेम। तो आप लोग मूव किस पे करोगे, सेकंड रूल के ऊपर मूव ऑन करोगे। सेकंड रूल आपको क्या कहता है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी उतना ही कम क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर निकाल लें तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो हम वही करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें तो तीनों ही मॉलिक्यूल कहते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। सेकंड वाला ऑर्डर क्या होता है, रूल क्या होता है हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एल्कीन सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी अल्फा पोजीशन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करें तो ये एल्कीन के बगल में अल्फा पोजीशन, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो स्टेबिलिटी में अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर हमारे पास में ऑर्डर क्या आ गया, थर्ड वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड वाला, और फिर क्या आ गया, फर्स्ट वाला। तो हमारे पास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड, ठीक है। ये था ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली अराइज क्यों हुआ था, ये हमने देखा। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, इस वाले वीडियो के अंदर हमने ये देखा
कि हमारे पास में बेसिकली एप्लीकेशंस क्या-क्या थी, हमने यहाँ पर 7 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। पहले एप्लीकेशन थी हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने देखा, उसके बाद में हमने देखा कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम कैसे करते हैं। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने ये देखा था कि आपको सबसे पहले अल्कोहल अगर हमने एसिडिक मीडियम में लिया है तो वहाँ क्या बनेगा, OH पॉजिटिव बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो वहाँ से रिलीज हो जाएगा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। अगर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी तो आप कैसे देखेंगे इसको भी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा रेट ऑफ डीहाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो कार्बोकेटायन बनता है। उसके बाद में हमने देखा ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोजनेशन, उसके बाद देखा हमने ब्रेकिंग ऑफ ईथर, ईथर हमेशा वहां से ब्रेक होगा जहां से हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हमने कुछ रूल्स देखे, 4 रूल्स देखे। सबसे पहला रूल देखा कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से। दूसरा रूल हमने देखा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी। तीसरा हमने देखा अनसिमेट्रिकल एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल एल्कीन। चौथा हमने देखा ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिस एल्कीन से। फिर हमने देखा हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन बेसिकली होता है जब हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, उस टाइम पर CO2 और H2O बाहर निकलता है। ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर डेल्टा H हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अगर यहाँ पर डेल्टा H हमेशा नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले आप हीट ऑफ कंबशन को निकालने के लिए पहला ऑर्डर क्या फॉलो करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम जितने सबसे ज्यादा होंगे वहां पर हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाते हैं तो आपने फिर देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा हमारे पास में हाइड्रोकार्बन स्टेबल होगा उतना ही हमारे पास में हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। इसके बाद में देखा आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर आपने क्या देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर आपने ये देखा कि जब आपके पास में अनसैचुरेटेड एल्कीन था उसको जब आपने H2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो वहां पर क्या बना आपके पास में सैचुरेटेड एल्कीन। तो वहां पर एक पाई बॉन्ड के कोर्स पे हमारे पास में 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा, तो वहां से भी हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, चलिए लाइट हैज गॉन, कोई बात नहीं, जब वहां से हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब वहां पे भी डेल्टा H हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H नेगेटिव होगा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वहां पर भी पहला ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप वहां पे देखोगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। सेकंड रूल आप क्या लगाओगे, जितना ज्यादा हमारे पास में एल्किन स्टेबल होगा उतना ही कम हमारे पास में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये था ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोकॉन्जुगेशन। इसके बाद में आपको ये आज की वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट था कि हमारे पास में इसके अंदर हमने देखा सारी की सारी हाइड्रोकॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन। Thank you for watching my video. If you like my content, please share, like, share and subscribe my channel. Thank you.